वेलकम वन अगेंस्ट स्टूडेंट इन पार्ट थर्ड वीडियो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम क्लास 9th हिस्ट्री। इस चैप्टर के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, और ये थर्ड वीडियो है। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपके 3 स्टेट्स के लोग बटे हुए थे, जो आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट लाए थे, जिसमें से थर्ड स्टेट वालों को ही सिर्फ सारे के सारे टैक्स पे करने होते थे। जो 2 तरह के टैक्स थे आपके, वो 2 तरह के टैक्स भी हमने देखे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो किस तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस से गुजर रहे थे और किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे थे इस टैक्स सिस्टम की वजह से, जिस वजह से थर्ड स्टेट के ऊपर जो पैसों की तंगी थी और फूड क्राइसिस था वो किस तरह से बढ़ता जा रहा था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे, जिस टॉपिक के हेडिंग का नाम है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस रिवॉल्यूशन के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो किस तरह से काम करेंगे, एक हीरो की तरह काम करेंगे। वही है एक ऐसे हीरो जो इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, टैक्स सिस्टम को खत्म करेंगे, मोनार्की को खत्म करेंगे, किंग लुइस 16 जो आपका उसे उखाड़ फेंकेंगे और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगे और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, कहते हैं ना बोलना आसान है करना मुश्किल, तो ये सारी चीजें कैसी होंगी वो हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वो कोल्ड मिडिल क्लास कहाँ किसे गया, कौन है यहाँ पे मिडिल क्लास, वो हम देखते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है फ्रांस के अंदर तो 3 ही तरह के लोग थे आपके 1789 या फिर रिवॉल्यूशन के आसपास, जो कि आपका फर्स्ट स्टेट कलरगी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट कॉमनर्स थे। अभी मिडिल क्लास कहाँ से आ गया और कौन है मिडिल क्लास, तो वो हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन द पास्ट peasants and workers had participated in many revolts against increasing tax and food scarcity, but they did not get success due to the lack of means। ठीक है, इस पॉइंट में क्या कहता है, इस पॉइंट में ये कहता है, देखो अब हालांकि हमें यहाँ तक दिख रहा है जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, डबल टैक्स देके या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी थर्ड स्टेट वालों ने पहले कभी इस रिवॉल्यूशन से पहले कभी क्या कोशिश नहीं की होगी कि हम इस टैक्स सिस्टम से हटें और जो फूड स्कैरसिटी होता है उससे बचें और गवर्नमेंट के खिलाफ हम रिवोल्ट करें, रिवॉल्यूशन करें, रिवॉर्ड्स करें। ऐसा पहले ही बहुत बार किया गया थर्ड स्टेट के द्वारा, बट वो उस टाइम पे क्या रहे, सक्सेसफुल नहीं रहे। उस टाइम पे सक्सेस नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, लैक ऑफ मीन्स, क्योंकि उनके पास ना काम करने का तरीका नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, कोई मीन्स नहीं था कि उसे कैसे किया जाए ना किया जाए, कोई नॉलेज नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, तो एक रीज़न गरीबी का उनका ये भी हो सकता है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज था, कि उनके पास नॉलेज नहीं था कि किस काम को कैसे करा जाए ना करा जाए। और इसी रीज़न की वजह से क्या है कि जो उन्होंने पहले रिवॉल्ट्स किए इस टैक्स सिस्टम के अगेंस्ट या फिर फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट, लिखा हुआ ना यहाँ पे, रिवॉल्ट्स इंक्रीजिंग टैक्स सिस्टम एंड फूड स्कैरसिटी, इन सब के अगेंस्ट उन्होंने पहले भी रिवॉल्ट्स किए थे, बट उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, ये सारी बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आफ्टर विच इन 18th सेंचुरी जो अभी आपका रिवॉल्यूशन चल रहा है 1789 के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर विच इन 18th सेंचुरी देयर वर इमरजेंस ऑफ ए सोशल ग्रुप टर्म एज मिडिल क्लास फ्रॉम थर्ड स्टेट। ठीक है, और जिसके बाद जो आपका 18th सेंचुरी है, मतलब 18th सेंचुरी में जब जो आपका फ्रांस रेवोल्यूशन हो रहा था, तभी आपका एक नया सोशल ग्रुप निकल के बाहर आया, चौथा सोशल ग्रुप, जिसको क्या नाम दिया गया, मिडिल क्लास नाम दिया गया। ठीक है, और ये मिडिल क्लास कहाँ से जन्मे थे, ये मिडिल क्लास आपके थर्ड स्टेट से ही निकल के आए थे। थर्ड स्टेट, एज यू ऑलरेडी नो दैट द थर्ड स्टेट बिलोंग्स टू 90% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ऑन दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसका 90% थर्ड स्टेट ही थे। और इसी थर्ड स्टेट में जो अब पढ़ के नए लोग सामने आ रहे थे ना, मतलब जैसे मान लो थर्ड स्टेट के अंदर पहले से जो लोग थे, जैसे आपके किसान मान लो आपके लेबर्स थे, पीजेंट्स थे, या फिर जो आपके आर्टिशंस थे, तो दे आर अनएजुकेटेड, बट उनके जो अब आने वाली पुस्तें थी वो एजुकेटेड हो रही थी, और वही एजुकेटेड हो गई, वही क्या बन गया है, वही थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास बन गया है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि जो मिडिल क्लास है वो आपके किस फैमिली से निकले हैं, वो आपके थर्ड स्टेट से ही निकल के मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुए हैं। इनको मिडिल क्लास एक अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारे एजुकेटेड थे, वेल सेटल्ड थे, और इनके पास पैसे भी आ रहे थे क्योंकि ये बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिडिल क्लास बन के आता है। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से। इससे पहले हम ये पढ़ें कि मिडिल क्लास वालों ने फ्रांस रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसके अंदर कि मिडिल क्लास अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल। ठीक, देखो मैं ये तो समझ में आ गया कि मिडिल क्लास कहाँ से निकल के आए हैं। जो आपका थर्ड स्टेट था उन्हीं से बच्चे एजुकेट होकर पढ़ लिख के अच्छा मतलब अच्छी अर्निंग की उन्होंने, और वही थर्ड स्टेट में से मिडिल क्लास बन गया है। अब इनकी अर्निंग होती कैसी थी और उनका
सोर्स ऑफ अर्न क्या था, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, मतलब ये करते थे, मतलब ये दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, इस वजह से इनका बिजनेस बड़ा हुआ था। साथ में ये लिखा हुआ है कि ना मैन्युफैक्चर भी करते थे। क्या मैन्युफैक्चर करते थे? कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे आपके ऊन के कपड़े हो गए या फिर सिल्क के कपड़े हो गए, रेशमी जिसे आप कहते हो, तो इस तरह के कपड़े भी ये मैन्युफैक्चर क्या करते थे। तो बाहर देशों के साथ बिजनेस करना, इनसे भी इनके पास पैसा आया, नॉलेज बढ़ा, ठीक है, और साथ ही साथ में ये मैन्युफैक्चर करते थे कपड़े भी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन से लोग थे, तो क्या है, मिडिल क्लास ऑल्सो इंक्लूड लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स, ठीक है। और मिडिल क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि आपके एजुकेटेड पीपल भी थे, लाइक लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या फिर जो आपके अदर ऐसे इस तरह के पर्सनैलिटी होते हैं, पर्सनस होते हैं। तो ये सारे भी अब आपके किस में आ रहे हैं, थर्ड स्टेट के अंदर ही आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो, पहले थर्ड स्टेट के अंदर वो लोग थे जो आपके अनएजुकेटेड थे, जो हार्ड वर्कर थे, जैसे आपके पीजेंट्स हो गए, लेबर्स हो गए, या फिर आपके आर्टिशियंस हो गए। बट अब थर्ड स्टेट के अंदर रिप्लेस हो गए वो लोग हो रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो बिजनेसमैन है, जिसको नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि थर्ड स्टेट में से किस तरह से आपका मिडिल क्लास एक उभर के नए रूप में सामने आ रहा है एज ए फोर्थ सोशल ग्रुप, ठीक है। अब आगे पॉइंट क्या कहता है, आगे पॉइंट ये कहता है, दे ऑल वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड इन नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ऑब्वियस सी बात है भाई, थर्ड स्टेट के अंदर जो नए लोग आ रहे थे, जैसे आप मिडिल क्लास बोलते हो, वो सारे के सारे क्या थे, आपके एजुकेटेड थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। और पढ़े लिखे लोग तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी भेदभाव पर भरोसा नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ ही भेदभाव हो रहा था फ्रांस के अंदर कि थर्ड स्टेट के टैक्स देंगे और बाकी कोई नहीं देगा। तो ये भेदभाव वो अपने साथ ही भला कैसे झेल सकते हैं पढ़े लिखे लोग। तो बिलीव्ड इन नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और जो थर्ड स्टेट के अंदर जो आपके फैमिली थे, आपकी कौन सी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग बिलीव करते थे कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी जन्म के आधार पर। हालांकि जन्म के क्या, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे इनका मानना ये है कि किसी के बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बर्थ के आधार पर मतलब ये कि भाई कोई फर्स्ट स्टेट में जन्मा है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई सेकंड स्टेट में जन्मा है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर थर्ड स्टेट में जन्म रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो गया कि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में बर्थ करते हो तो यू आर not eligible for the tax, but if you are born in third state so you have to pay tax to the France government। तो ये इस डिस्क्रिमिनेशन के एकदम खिलाफ थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, जिसने मिडिल क्लास को ये नॉलेज दिया कि दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द किंग लुई 16 फॉर देयर ऑन राइट्स। क्या है, तो क्या कहता है, द आइडिया ऑफ मिडिल क्लास वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन लॉक्स बुक टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड बैरन दी मॉन्टेस्क्यूज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। बेसिकली है क्या, जो मिडिल क्लास वाले लोग पहले बोल रहे थे ना कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फ्रांस के और हमें अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, तो इनके पास ये माइंड में आइडिया आया कहाँ से, तो बेसिकली इनके पास ये दिमाग जब आया जब इन्होंने जॉन लॉक्स की बुक द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी एंड मॉन्टेस्क्यू की बुक स्पिरिट ऑफ द लॉज पढ़ी। अब हम ये समझते हैं कि जॉन लॉक कौन थे और जो आपके मॉन्टेस्क्यू हैं वो कौन थे। तो जो लॉक्स थे ये बेसिकली आपके एक इंग्लिश फिलोसफर हैं, ठीक है, जो जब ये आपका फ्रांस रेवोल्यूशन हो रहा था ना, तो फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले ही इनका डेथ हो चुका था, बट ये आपके ब्रिटिश के फिलोसफर थे और इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब जॉन लॉक्स ने इस टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट बुक के अंदर क्या लिखा वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से दूसरे फिलोसफर हुए जिनका नाम था बैरन दी मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू जो थे वो कहाँ पे बोर्न हुए थे, ये आपके फ्रांस के ही फिलोसफर थे और इनकी भी डेथ फ्रांस की रिवॉल्यूशन से बहुत पहले ही हो चुकी थी, लगभग 1755 के आसपास, ठीक है। हालांकि जॉन लॉक्स एंड बैरन दी मॉन्टेस्क्यू का कोई भी लेना देना नहीं है फ्रांस रिवॉल्यूशन से डायरेक्टली, बट जॉन लॉक्स एक फिलोसफर एंड बैरन दी मॉन्टेस्क्यू ये भी एक फिलोसफर है और इन दोनों ने एक बुक लिखी थी जिसमें से लॉक्स की बुक है आपका टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट एंड मॉन्टेस्क्यू की बुक है स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इन्हीं बुक को पढ़ के जो फ्रांस के थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके माइंड में ये आइडिया आया कि उन्हें भी अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए और उनके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फटाफट ये देख लेते हैं कि लॉक्स की बुक क्या कहती है और मॉन्टेस्क्यू की बुक क्या कहती है। तो पहले हम बात करते हैं लॉक की बुक की, जॉन लॉक्स की बुक की। तो लॉक्स इन लॉक्स बुक टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट ही आर्ग्यूड अबाउट नेचुरल राइट्स सच एज राइट ऑफ लाइफ,
राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो पहले बात हुई है फिलोसोफर लॉक्स की बुक की। तो फिलोसोफर लॉक ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस बुक में उन्होंने 3 राइट्स के बारे में बात की थी, जो एक ह्यूमन राइट है, नेचुरल ह्यूमन राइट है, जिसे एक किंग भी छीन नहीं सकता। वो राइट्स कौन कौन से हैं? एक राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ लाइफ मतलब सभी को जीने का अधिकार है। राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट ऑफ लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, कि सबको आजाद रहने का अधिकार है, कोई भी कैद नहीं रह सकता, ठीक है, किसी भी किंग के अंडर में। और एक है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इस राइट का मतलब यह है कि सभी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने का और उनके पास प्रॉपर्टी होने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के अमीर लोगों के पास ही प्रॉपर्टी होगी, अपना जमीन जायज होगा और गरीबों के पास नहीं होगा। तो बेसिकली लॉक्स की बुक टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट इन्हीं 3 राइट्स ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करती है। इसके अलावा लॉक्स ने अपनी बुक में यह भी कहा है कि ही आर्ग्यूज टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट भले ही एक कंट्री के अंदर हो, बट उस पावर का कोई भी गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि वो गवर्नमेंट वही करेगा जो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा। तो हालांकि फिलोसोफर जॉन लॉक्स की बुक जो आपकी है टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, वो इन्हीं की बात करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की बुक स्पिरिट ऑफ लॉज की। तो देखो यहाँ तक हमने जॉन लॉक्स की बुक द ट्रीटी ऑफ टू गवर्नमेंट पढ़ लिया और उस बुक के अंदर लॉक क्या कहता है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू की बुक जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब इस बुक के अंदर मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है और किस बारे में कहता है वो हम देखते हैं। तो इन मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉ ही प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस बुक के अंदर मॉन्टेस्क्यू कहता है, बुक का नाम जो कि है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक के अंदर मॉन्टेस्क्यू बेसिकली यही कहता है कि जो एक गवर्नमेंट है ना, उसे सारा का सारा काम खुद नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने काम को डिवाइड कर देना चाहिए। किन के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए? लेजिस्लेटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। अगर आपने अपने पिछली क्लास में पढ़ा हो 7th 8th क्लास के अंदर, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो लेजिस्लेटिव है वो आपका एक कंट्री या फिर एक स्टेट के अंदर लॉ बनाने का काम करता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो उस लॉ को पूरे कंट्री या फिर पूरे स्टेट में अप्लाई करवाने का काम करता है, और जो जुडिशरी होता है वो उस लॉ को तोड़ने वालों को दंड देने का काम करता है। जैसे इंडिया के अंदर है, जैसे आपका अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव की, तो अपने पार्लियामेंट हाउस हो गया इंडिया के अंदर ये। तो बेसिकली जो मॉन्टेस्क्यू की बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसके अंदर मॉन्टेस्क्यू यही कहता है कि एक गवर्नमेंट को सारा काम खुद नहीं देखना चाहिए, मतलब सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को लॉ बनाने का, लॉ को अप्लाई करने का और लॉ को तोड़ने वालों को सजा देने का, मतलब सारा काम डिवाइड कर देना चाहिए सभी लोगों के बीच में, ताकि जो पावर हो वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक के अंदर यही कहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जीन जैक्यूज रूसो के बारे में। यार तो इनके नाम बड़े अजीब गरीब होते हैं, खैर जो भी हैं फिलोसफर हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो जैन जैक्यूज रूसोज है ये कौन है। जैन जैक्यूज रूसोज भी आपके एक फिलोसफर ही है, जस्ट लाइक मॉन्टेस्क्यू एंड लॉक्स, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जैन जैक्यूज रूसोज जो है ये आपके फिलोसफर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड में आपका एक स्विट्जरलैंड में आपका एक जगह है जिनेवा करके एक जगह है, तो वहीं के ये हैं जो कि आपका यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड भी आपका यूरोप के अंदर ही पड़ता है, तो वहीं के फिलोसफर ये हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा। क्या कहा कि वेयर जैन जैक्यूज रूसोज कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो बेसिकली इस जो आपके फिलोसफर हैं रूसोज, इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखे हैं और बुक्स के अंदर इन्होंने यही कहा कि जो एक रिलेशन होना चाहिए ना गवर्नमेंट और वहाँ के लोग के बीच में, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि भाई जो गवर्नमेंट बनाते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के अंदर बैठेंगे, वो गवर्नमेंट के अंदर वही लोग बैठे होने चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपके MP MLA होते हैं इन नॉर्मल वर्ड्स। तो ये भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर बैठने का उन्हीं को होना चाहिए जो लोग वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यही इस बुक के अंदर कहा गया है, मतलब यही बात रूसोज कहते हैं एज ए फिलोसफर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली 3 फिलोसफर हो गए, रूसोज, एक आपका मॉन्टेस्क्यू और एक लॉक, और इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स और इन्होंने जो बात कही उसके हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इन फिलोसफर की बातों का, इनकी बुक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? So during the French Revolution, idea of these philosophers were spread among people through books and newspaper and discussed with the people who were not able to read and write। ठीक है, अब देखो ये जो आपके फिलोसफर थे, चाहे आपके मॉन्टेस्क्यू हो गए, लॉक्स हो गए या फिर आपके रूसोज हो गए, इन फिलोसफर के जो भी आइडियाज थे ना गवर्नमेंट को लेके या फिर राइट्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो इनके जो
आइडियाज थे, ये सारे के सारे आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ना या फिर उससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होने से जस्ट पहले फ्रांस के लोगों के बीच में ना बहुत तेजी से फैल रहा था, कि उन लोगों को पता चल रहा था कि भाई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती जैसा कि लुई 16 किंग हमारा चला रहा है, बल्कि गवर्नमेंट ऐसी होती है जैसा ये फिलोसफर बताते हैं। तो ये आइडिया फ्रांस के लोगों में फैल गया। कैसे फैला? लोग आपस में डिस्कस करते थे, जैसे उनको पता चला, बुक के द्वारा पता चला, न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला, और कई होते आसपास की दुकानों पर, सड़कों पर, रोड पर ऐसे होते नहीं है कि गली नुक्कड़ पे लोग खड़े होकर कुछ बातें डिस्कस करने लग जाते हैं। तो फ्रांस की बातें भी कुछ, तो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस के लोग भी कुछ यही सब बातें डिस्कस कर रहे थे, और ये बातें डिस्कस करते करते काफी स्पीड हुआ पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वहां के पब्लिक के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। एंड हु वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, और ये बातें सिर्फ उन्हीं को पता नहीं चली जो लिख या पढ़ सकते थे, बल्कि जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे ना, उनको ये बातें बताई गई, समझाई गई, उनके साथ डिस्कस किया गया, ताकि उनको भी पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और उनको गवर्नमेंट बनाने का भी हक है। तो ये सारी बातें कुछ डिस्कस हुई और फैली इन फिलोसफर के द्वारा कही गई उनके बुक में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है, On other hand, Louis XVI was planning to increase the tax to meet its all expenses। देखो, जहां फ्रांस के लोग रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमारे पर ही सिर्फ टैक्स क्यों लगते हैं, बाकी लोगों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगते, इसके लिए हम रिवॉल्यूशन करेंगे, जहां फ्रांस के लोग तैयार होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लुई 16 किंग क्या कर रहा है, वो अपने सारे खर्चों की पूर्ति करने के लिए और अपने ऊपर जो कर्जा है उसको समाप्त करने के लिए जनता के ऊपर कर बढ़ाने की सोच रहा है। टैक्स पहले से 2 है थर्ड स्टेट के ऊपर, लेकिन उस टैक्स को और बढ़ाने की सोच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वहां की जो जनता है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये डिस्कस करने की हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए कि जो 2 टैक्स सिस्टम है वो खत्म हो, उसके लिए हमें रिवॉल्यूशन करना चाहिए। लेकिन किंग तो उल्टा सोच रहा है कि और टैक्स कैसे बढ़ाया जाए। तो ये पॉइंट कहता है, बट व्हेन पीपल गेट टू नो अबाउट द न्यूज दे गेट एंगर्ड एंड स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्सेशन सिस्टम। अब भाई जब लोगों को पता चला ना कि भाई हम तो यहाँ पे 2 टैक्स जो हमारे ऊपर है, वो टैक्स जो हमें ही देना पड़ता है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने वाले, उल्टा हमारे ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है। तो जब टैक्स बढ़ने वाला है, इसके बारे में जो वहां के लोगों को पता चलता है, तो सारे के सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, आंख बबूला हो जाते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, फिर फाइनली वो ठान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें प्रोटेस्ट करना है। क्या करना है? हमें प्रोटेस्ट करना है किसके खिलाफ? इस टैक्सेशन सिस्टम के खिलाफ, कि ये डबल टैक्स देना पड़ता है थर्ड स्टेट वालों को, और टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को देना नहीं पड़ता। तो इस वजह से अब आपका मेन रिवॉल्यूशन चालू होता है अगेंस्ट किंग एंड थर्ड ई स्टेट। तो आप ये कह सकते हो अगली जो कहानी होगी वो हमारी होगी किंग लुई 16 वर्सेस द मिडिल क्लास फैमिली। तो अब आगे का रिवॉल्यूशन कैसे होता है, किस तरह से रिवॉल्यूशन फैलता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, इसके बाद किंग लुई 16 जिंदा रहता है, मरता है, क्या होता है, नहीं होता, वो सारी बातें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर। सो टिल शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।